व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमानुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, पिछला प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमने बात की पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। पेरेंटिंग स्टाइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना चाहता है और उसी बेहतरीन तरबियत को आप किस तरह से हकीकत में बेहतरीन बना सकते हैं, इसी टॉपिक पे हमने बात की। हमारे साथ मौजूद थी माहिर नफ्सियात मिस अमारा साहिबा, जिनको आप आज भी हमारे साथ देख रहे हैं। अमारा रॉ साहिबा, अमारा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं मिस रुखसाना? खुदा उनका शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस हमारा लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी पेरेंटिंग स्टाइल की। हमने बात की कि इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में यहाँ पर जो हम एशिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने जो पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो उनके कितने तरीके जो हैं वो यहाँ पे राइज हैं कि इस वक्त हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की कि किस तरह हम अपने बच्चों की मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल में किस तरह से उनकी परवरिश करते हैं और किस तरह उनकी शख्सियत बनाते हैं। हम बात कर रहे थे और वक्त की कमी हमेशा की तरह हमारे आड़े आई और हमें एक छोटा ब्रेक लेना पड़ा, जिसके बाद हम आज फिर आपके सामने मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे उन मुख्तलिफ 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स के ज़रिए बनने वाले बच्चों की शख्सियत के बारे में, कि जो तरीक़ाकार माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपनाते हैं, उससे बच्चों की किस तरह की शख्सियत बन के सामने आती है, जो मुआशरे में उन्होंने आगे चलना होता है। इसके साथ साथ हम मज़ीद कुछ बातें हैं जो डिस्कस करेंगे, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए, ताकि हमें मज़ीद टाइम ना ज़ाया करना पड़े और एक और ब्रेक ना लेना पड़े, हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं मिस अमारा से। जी मिस अमारा, आप हमें बताइएगा कि जो हमने पिछले प्रोग्राम में 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात की, उनके ज़रिए से हर एक जो स्टाइल है उससे बच्चों की जो शख्सियत बनती है या उनमें जो खूबियाँ और ख़ामियाँ पैदा होती हैं, आज हमें आप वो बताइएगा, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो अपनी बेहतर तौर पर इस्लाह कर सकें। ठीक है, जो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी उसमें हमने 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात की थी, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और नेग्लेक्ट। ठीक है, तो जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि उन पेरेंटिंग स्टाइल से बच्चों पे क्या इफेक्ट आता है, या वो जब बड़े होते हैं, जब एक एज में जाते हैं, ग्रो करते हैं 12, 16, 18 के बाद, तो उनका क्या जो है वो इफेक्ट उन पे नज़र आ रहा होता है, वो किस तरह की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप करते हैं, क्या शख्सियत वो निकल कर आती है, क्या बन कर आती है। तो वो उसमें पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब जैसे मैं आपको एक एक करके पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में जो हमने लास्ट टाइम बात की थी उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो हमने बात की थी वो अथॉरिटेरियन की थी, मतलब हाकमियत वाला, जो याद होगा आपको लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वो एक पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है। अब उसका इफेक्ट क्या आता है बच्चों पे? उसका इफेक्ट ये आता है कि आगे जब बच्चा एडल्टहुड में जाता है, जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा जवान होता है, तो उसकी पुअर डिसीजन मेकिंग होती है। मतलब वो एक फैसला करने की सलाहियत सही से नहीं रख पाता। कोई भी फैसला करता है तो उसका लो कॉन्फिडेंस, कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, मुझे ये फैसला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक इनकंसिस्टेंसी होती है उनके डिसीजंस में। ले लिया, लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा अपने फैसलों पे वो डाउट करते हैं कि ये सही था, गलत था, नहीं था, क्यों ले लिया। और फिर उनमें लो कॉन्फिडेंस होता है, वो कोई फैसला या तो कर नहीं पाते हैं, कर लेते हैं कोई फैसला तो उसमें बहुत ज़्यादा अमल नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्यों हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत ना हो जाए, या काश मैं ये ना करता, मैं वो बहुत ज़्यादा गिल्ट आ जाता है उनमें इस चीज़, इस फैसले के हवाले से। तो बहुत पुअर डिसीजन मेकिंग होती है उनकी, लो कॉन्फिडेंस होता है, लो सेल्फ स्टीम होती है, अपनी काबिलियत को खुद से नहीं पहचान पाते कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये सलाहियत उनमें बहुत कम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊं यहाँ पे, तो 2 तरह के उनमें खौफ पाए जाते हैं। एक खौफ ये होता है कि उनको हमेशा फेल होने का डर है, फेयर ऑफ फेलियर होता है कि हम गिर जाएंगे, हमसे नहीं होगा। सेल्फ स्टीम लो होती है। सेल्फ स्टीम क्या होती है? अपने आप पे एक भरोसा रखना, अपनी काबिलियत के बारे में पता हो आपको कि आप क्या कर सकते हो। तो उनको वो एक फेयर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत खौफ होता है उनको कि हम फेल हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम संभल नहीं पाएंगे खुद से।
और दूसरा फेयर ये होता है कि लोग हमें छोड़ देंगे। वो एक रिश्ता अगर एक बनाते हैं तो उसे कायम नहीं रख पाते हैं। जैसे हम सोशल सिचुएशंस की बात करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो एक मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं मेंटेन कर पाते? क्योंकि उनके वालिदैन ने इतना स्पेस उनको दिया ही नहीं होता। वो डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनको एक रास्ता दिखा दिया जाता है कि आप इस पे चलें, बस यही रास्ता है। उंगली पकड़ के, जैसे कहते हैं, उंगली पकड़ के चलने की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, रिजिडली आपको एक रास्ता दिखाया वालिदैन ने कि बस इसी पे चलना है, आपको ये सब्जेक्ट लेना है तो यही लेना है, आपको ये एक्टिविटी करनी है तो यही करनी है। तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो नहीं सोच पाते। जब वो एक एडल्टहुड में जाते हैं तो उनको एक सहारा चाहिए होता है कि कोई हमें बताए। वो हर बार कोई भी फैसला लेने से पहले वो पूछते हैं, मैं ये ले लूँ, नहीं लूँ, ये सही होगा, नहीं सही होगा। तो इस तरह के सवालात उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं। तीसरी मेन बात बहुत जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो हर पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमोशनल रिस्पॉन्स क्या आता है। इन जो स्टाइल्स के बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंटिंग स्टाइल्स ये होते हैं, वो बच्चे आगे ये फॉर्म करते हैं कि जिनका अथॉरिटेरियन हाकमियत वाला होता है, उनमें एक्सप्रेसिव नहीं होते ये बच्चे। अपनी नीड्स को, अपने जो इमोशंस के बारे में लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इमोशंस जो आपके जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, उनको समझना वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या होते हैं, इमोशन इनके सप्रेस हो जाते हैं, वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते क्योंकि उनके वालिदैन ने एक जगह ही नहीं दी होती उनको, या उनको बताया नहीं होता कि किस आप जज्बात को, किस एहसासात को किस तरह से आप कम्युनिकेट करो। वालिदैन इतनी हाकमियत में होते, इतना वो कंट्रोल में होते हैं कि बच्चा उनके सामने बोल ही नहीं पाता, सवाल ही नहीं पूछ पाता। तो उसे कैसे पता लगेगा कि मैं जो हूँ अभी उदास हूँ, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, तो मैं उसे एक्सप्रेस कैसे करूँ? वो नहीं बोल पाते। तो इसी तरह उनके रिलेशनशिप भी सिर्फ इमोशनल इनस्टेबिलिटी की वजह से, एक जज्बात को समझना, उसको रेगुलेट करना, जिसे हम इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं, उसकी वजह से वो अपने ताल्लुकात को कायम नहीं रख पाते अच्छे तरीके से, जैसे उनको रखना चाहिए एक एप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर वो कॉलेज में जा रहे हैं तो वो अपनी दोस्ती बनाएंगे, वो उसे मेंटेन करेंगे, वो एक म्यूचुअल रूल्स रखेंगे कि हाँ इतना मुझे करना है, इतना आगे वाले को दूसरे को करना है। बस वो एक खौफ रहता है कि ये दोस्त मुझे छोड़ ना जाए, तो मैं इसके साथ साथ रहूं, मैं इसकी हर बात कोई जो भी कहेगा हमने करना है, ताकि वो हमें तुम जो कहोगे वो मैं मानूंगा। अपनी सोचने और समझने की सलाहियत को वो बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि दूसरा ज़्यादा सही कह रहा है, दूसरा मुझे छोड़ के ना चला जाए, मुझे इसकी बात माननी है। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ सेक्रीफाइस में चले जाते हैं। फिर हम चलते हैं दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ, जिस पे हमने बात की थी, जो है परमेसिव। परमेसिव मतलब फराग दिली से आप जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, दे देते हैं उनके मांगने से पहले। जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि वो जो एक बात होती ना, कमाते किस लिए, इन्हीं के लिए तो कमाते हैं, वो अपनी मोहब्बत में कर रहे होते हैं। पर जब उसका इफेक्ट अगर आज हम देखें तो उसका इफेक्ट ये होता है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है कि सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? बच्चे को पता होता है कि ये चीज़ मुझे अभी इस टाइम के लिए मिलनी है, इस टाइम के बाद नहीं मिल सकती। सही। या वालिदैन, जब हमने बात की पेरेंटिंग स्टाइल की, तो वालिदैन इनको ना नहीं कहते हैं। जब पिछली एपिसोड में हमने बात की थी, वालिदैन ना नहीं बोलते अपने बच्चों को, तो इन बच्चों में सेल्फ कंट्रोल डेवलप नहीं होता और पेशेंस नहीं आता, सब्र नहीं आता, वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा उनको देते रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि एक सब्र नहीं आता कि हम एक चीज़ पे थोड़ा वेट करें, एक टॉलरेंस नहीं आती है इनमें, इन बच्चों में, जिसकी वजह से उनका गुस्सा और एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन बच्चों के साथ ये होती है कि इनका ईगोसेंट्रिक बिहेवियर फॉर्म होता है। अब ईगोसेंट्रिक बिहेवियर क्या होता है? ईगोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन करवाना चाहते हो। आप चाहते हो कि सारी अटेंशन मेरी तरफ सिर्फ आपके पास रहे। जैसे लास्ट एपिसोड में भी हमने ये बात की थी कि बच्चे को वो अटेंशन घर पे तो मिल रही होती है पर स्कूल में नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है, ठीक है, वो स्कूल जाना नहीं पसंद करता। तो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है, वो बाकी अपने बहन भाइयों से रिलेटेड भी वो नहीं बर्दाश्त करता। जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है कि बस सब कुछ मेरी तरफ
जाना चाहिए, क्यों दूसरे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वालिदैन ने इतनी अटेंशन उनको प्रोवाइड की हुई होती है, उनके बोलने से पहले उनको चीज़ें दे दी जाती हैं, उनके मांगने से पहले उनकी बात पूरी हो जाती है, तो वो एक ऐसा बिहेवियर फॉर्म कर लेते हैं कि बस हर चीज़ मेरी मानी जाएगी, मैं हूँ। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ मेरे गिर्द घूमती है, मैं हूँ और सिर्फ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर दोबारा क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी आती है रिलेशनशिप में। ये सारे पेरेंटिंग स्टाइल हमें समझना और उसके बाद इनका इफेक्ट समझना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा एक हद तक वालिदैन के साथ होता है। 18 के बाद आपको बहुत सारी आपको लाइफ में निकलना पड़ता है, आपको इस दुनिया में निकलना पड़ता है, तो बच्चा उस टाइम पे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है कि घर में तो आपने प्रोवाइड कर दिया, क्या बाहर के लोग प्रोवाइड करेंगे, क्या यूनिवर्सिटीज इतना प्रोटोकॉल देंगे आपके बच्चे को या नहीं देंगे। और जब वो नहीं देंगे तो फिर वही चीज़ आएगी कि टॉलरेंस नहीं होगा, पेशेंस नहीं आएगी, बच्चा एंगर इश्यूज मतलब गुस्सा, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई करना, झगड़े करना, ये सारी चीज़ें बच्चों में फॉर्म होंगी। अच्छा। और फिर ये होता है कि वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता ना, तो वो कहीं ना कहीं बाहर तो कंट्रोल कर लेते हैं पर घर में आके चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर इनको इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करना आता कि इनको गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाले कुछ बिहेवियर्स और कुछ इश्यूज हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली देखे जाते हैं इस पेरेंटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, मतलब इसके इफेक्ट में देखे जाते हैं। अच्छा मिस, हमारा यहाँ पे एक और चीज़ भी देखने में आई है कि मतलब बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको घर में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने के बायस वो बाहर जाके वो चाहते हैं कि बस वो अकेले मतलब वो बिल्कुल आम नज़र आए, कोई उनको उस तरह से ना देखे कि ओह ये तो बड़ा वीआईपी है बच्चा, इस तरह का रवैया भी। और अगर कभी कोई बंदा इस तरह से करता है, कोई अगर उनसे ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश करता है या इस तरह का रिएक्ट करने की कोशिश करता है तो बच्चे उस पर मिसबिहेव भी करते हैं। ये भी इसी का एक हिस्सा है, ये मतलब इसका पार्ट नहीं है। इसमें ये होता है कि आप अटेंशन सीक करते हो, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर फॉर्म होता है। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है कि सेंटर ऑफ अटेंशन मैं हूँ, सही, पर मुझे अटेंशन भी चाहिए। ठीक है, वालिदैन की अटेंशन कहीं और डाइवर्ट नहीं होने देते ये बच्चे, ये चाहते हैं कि मुझे मिले। इसी तरह स्कूल में बार बार या यूनिवर्सिटीज़ में ये चाहते हैं कि अटेंशन हमारी तरफ आए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। कभी बचकाना हरकतें करेंगे, कभी कुछ इस तरह की हरकतें करेंगे कि सबकी अटेंशन सारी चीज़ों को छोड़ के इनकी तरफ चली जाए, जो कि इनके लिए भी समटाइम्स ऑकवर्ड होती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। पर फिर वही बात है कि इनको समझ नहीं आती कि इनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से इनको बहुत अटेंशन, बहुत तवज्जो, हर चीज़ मिल रही है टाइम से पहले, तो इसलिए ये इस तरह के बिहेवियर्स आ रहे होते हैं। जो आप बात कर रही हैं वो एक अलग पार्ट है कि आप चाहते हो कि घर में मिल रही है, मुझे बाहर ना मिले। ठीक है, उसके अलग दूसरों के सामने उस तरह से कि फॉर एग्जांपल बच्चे कहते हैं कि आई एम नॉट बेबी एनीमोर, ठीक है, इस तरह की चीज़ जो है वो बच्चों में आ जाती है। सही, बिल्कुल ऐसा है कि वो आ जाती है जब पेरेंट्स ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। ओके, ठीक है, जब ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो ये बच्चे कहीं ना कहीं इनमें गुस्सा आता है जब ये अपनी आगे पीछे वाली दुनिया को देखते हैं कि उनके पेरेंट्स तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग पे जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, तो वालिदैन कहते हैं कि हम भी जाएंगे साथ आपके, सही, या हम आपको लेके जाएंगे तो आप जाओगे। ठीक है, तो उस पर फिर इनमें एक एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है कि क्यों, मैं तो सब कर सकता हूँ। पर पेरेंट्स को ये तो पता होता है ना कि ये बच्चा हमने इसको इतना डिपेंडेंट बना दिया, ये नहीं कर सकता आगे वाली लाइफ में जाके सर्वाइव। वो हर चीज़ हमारी मदद से करता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, बच्चा शूज़ और सॉक्स खुद पहन सकता है, बिल्कुल, पर वालिदैन अपनी मोहब्बत में कहते हैं कि नहीं मैं खुद पहनाऊंगा। तो क्या वो बच्चा जब वालिदैन की गैर मौजूदगी में वो शूज़ और सॉक्स पहन सकेगा? वो नहीं पहन सकेगा, उसको कोई ना कोई हेल्प चाहिए होगी। तो वालिदैन को भी खुद भी ये बहुत अच्छे से पता होता है कि बच्चा हमारा नहीं रह सकता बाहर वाली दुनिया में। पर जब वो ये इनकंसिस्टेंसी देखता है कि दूसरों के पेरेंट्स इस तरह भेज रहे हैं और मेरे पेरेंट्स मुझे आउटिंग के लिए नहीं भेज रहे, तो क्यों नहीं भेज रहे? फिर वहाँ पे जब पेरेंट्स ना करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्टाइल में ना नहीं बोलते अपने बच्चों को, तो वो जब ना करते हैं तो वो जो गुस्सा होता है, वो एग्रेशन होता है, वो बच्चों का निकल कर बाहर आता है, मुझे ना क्यों कही गई। हालांकि उसके पीछे वाली जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके पीछे वाला रैशनल है,
वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वालिदैन ने कभी उनको एक रैशनल दिया ही नहीं होता। ठीक है, मैं आपको ना कह रहा हूँ, रैशनल का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे को एक ना कहा जा रहा है तो वो ना क्यों कहा जा रहा है, मैं इसलिए बेटा आपको कह रहा हूँ कि ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो एक रैशनल प्रोवाइड नहीं किया जाता बच्चे को। तो इसलिए जब वो आगे जाके बच्चे को ना कहते हैं या रोकते हैं या मना करते हैं तो वो गुस्सा, वो एग्रेशन, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो इस चीज़ की साइड पे इस तरह से अफेक्ट करता है। तो हर पेरेंटिंग स्टाइल की बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। यहाँ हम टाइम की कमी की वजह से बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ों को डिस्कस हैं उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है, वरना मतलब हम लोग चाहते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो डिटेल से आप तक पहुँचे। हर एक चीज़ नहीं हो सकती, हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बिल्कुल हम उनको लेके चलते हैं। जी, अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं को लेके आगे चलते हैं, कंटिन्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होते हैं, जो देखे जाते हैं। और ये जो फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ ये अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जब आप रिसर्चेस पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये पेरेंटिंग स्टाइल है, इसका ये इफेक्ट होगा। तो ये प्रॉपर एक जो है स्टैंडर्डाइज और एक वो ऑथेंटिक बात है। ऑथेंटिक है क्यों? क्योंकि ये रिसर्चेस हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं पेरेंटिंग स्टाइल पर, उसके इफेक्ट पे, जिसके हवाले से हमने ये फैक्टर्स कंक्लूड किए हैं। रिसर्चर्स ने ये फैक्टर्स कंक्लूड किए हैं कि ये पेरेंटिंग स्टाइल है, इसका इफेक्ट ये देखा जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये पेरेंटिंग स्टाइल है तो उसका इफेक्ट इसमें नहीं आ सकता। ये आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं, पर जो मेजर, जैसे मैंने आपको कहा कि जो चंक होता है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उस पे हम बात करें कि क्यों ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चा मतलब कॉमन सी चीज़ है कि एक बच्चा जो है वो चाहता है कि मेरे आसपास कोई हो, हर वक्त कोई मुझे अटेंशन दे। दूसरा बच्चा जो है वो चाहता है कि उसे आज़ाद छोड़ दिया जाए। उस बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कौन जैसे बिखरे हुए हैं बिखरे हैं, जैसे कपड़े पहने हुए हैं पहने, कोई फर्क नहीं, लेकिन वो आज़ाद होना चाहता है। तो इसी से ही हम आगे बात कंटिन्यू करते हैं कि जो मिस रुखसाना ने कहा कि बच्चा चाहता है कि जैसा मैं हूँ मुझे वैसा छोड़ दिया जाए। वो ज़्यादातर होता है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल के इफ़ेक्ट्स में आता है कि जब बच्चा जो है, निग्लेक्टफुल कौन सा था कि आप बच्चे को देख ही नहीं रहे, तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं आप बच्चों को अपने। तो वो बच्चा जैसा भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, जाग रहा है, आप वालिदैन का कोई कंसर्न ही नहीं होता। उन्होंने खाना दे दिया, पूछा नहीं है कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, बात नहीं की है। तो वो बच्चा अपने तरीके से ग्रो कर रहा होता है, अपने उससे कर रहा होता है, अपनी मर्ज़ी कर रहा होता है। तो इसका इफ़ेक्ट ये आता है कि वो बच्चा कहता है कि मैं जो हूँ मुझे उस हाल में छोड़ दिया जाए, मैंने जो पहनना है मैंने वो पहनना है। वो ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंसी सीख करता है बच्चा कि बस मुझे छोड़ दें, मुझे आज़ादी दे दें। एक आज़ादी चाहिए बच्चे को। तो बच्चा चाहता है कि मुझे आज़ाद छोड़ दिया जाए, मैं जिस हाल में मुझे उस हाल में रहने दिया जाए। तो इसमें क्या बिहेवियर इश्यूज़ आते हैं या इसमें क्या आगे फर्दर जो हैं इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, उसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो एडिक्शन की तरफ जाता है। एडिक्शन मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल, डिफरेंट सब्सटेंस की तरफ चला जाता है। वो उसको यूज़ करना शुरू हो जाता है क्योंकि वो उसके लिए दुनिया में कुछ उसको समझ ही नहीं है। इट्स नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो ड्रग्स लें या कुछ करें, वो और एडिक्शन और छोटी सी, फॉर एग्जांपल मतलब बच्चों को हैंड वॉश करना होता है, बहुत देर तक हैंड वॉश में लगे रहते हैं वो, या फिर उनको कोई ख़ास किस्म की फ्रेगरेंस होती है जो उन्हें हर वक्त अपने पास चाहिए होती है। ये छोटी बहुत डिफरेंट तरह की एडिक्शन होती है जिसमें बच्चा वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर कोई स्ट्रेसर आता है वो उसे मैनेज नहीं कर पाता, क्या स्ट्रेस है, इसको किस तरह से डील करना है, तो वो क्या करता है, एक आसान हल ढूंढता है। ये बच्चे जो है ना, ये अपनी मर्जी करना चाहते हैं और अपने तरीके से एक आसान हल तलाश करते हैं जो इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है कि बस ये एक आसान है तो मुझे यही चाहिए, मैंने यही करना है। सही। तो एक डिपेंडेंसी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाते कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहे, ये कहते हैं कि बस हमें आज़ाद छोड़ दो, हमें अपने हाल में छोड़ दो। ठीक है। तो ये वाला स्टाइल, और इसमें जैसे मैंने एडिक्शन की बात की और उस तरह के बिहेवियर होते हैं जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं ना, इम्पल्स कंट्रोल से रिलेटेड, वो इन सारे बच्चों में आ जाते हैं क्योंकि बच्चे इनमें कंट्रोल नहीं डेवलप, नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। नज़रअंदाज, वो अपने आगे पीछे वाले लोगों के एहसासात को, जज्बात को नहीं समझ पाते क्योंकि बचपन से इनके एहसासात और जज्बात को नहीं समझा गया, इनकी नीड्स को नहीं समझा गया कि उनकी क्या ज़रूरियात हैं। तो वो एक एम्पैथी हम कहते हैं ना कि दूसरों के दर्द को समझना, हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें
कुछ सिखाया नहीं जाता, हमारे दर्द को नहीं समझा जाता। हम कहते हैं ना कि हम तकलीफ में हैं, पर कोई दूसरा इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि उस पे नहीं गुजरी है। तो इसी तरह इन बच्चों की जो तकलीफ होती है, जो इनकी नीड्स होती हैं, वो बचपन में फुलफिल ही नहीं होती। उनके पेरेंट्स उनके लिए मौजूद ही नहीं होते फिजिकली, उनकी नीड्स को केटर करने के लिए, उनके इमोशंस को देखने के लिए, समझने के लिए। तो ये बड़े होकर दूसरों को नहीं समझ पाते हैं, दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाते। इनका ये वाला जो इम्पल्स कंट्रोल डिस्ट्रप्टिव वाला बिहेवियर है, डिस्ट्रप्टिव और कंडक्ट डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो उसमें बच्चे का एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसे दूसरों को तकलीफ देके अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनके दर्द को नहीं समझा गया। तो एडिक्शन वाली साइड पे भी बचा जा सकता है और इस तरफ भी बचा जा सकता है कि वो कंडक्ट वाले चोरी करना शुरू कर देगा, वो चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देगा। मे बी उसको आग लगा के कहीं पे किसी चीज़ को जला के खुशी मिल रही है, किसी की कोई चीज़ उठा के छुपा के किसी को तंग करके खुशी मिल रही है, क्योंकि उसे एम्पथाइज करना नहीं सिखाया जाता कि लोगों के दर्द को कैसे समझा जाता जब तक आप उसको नहीं वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे एज अ किड। तो ये एक बहुत ज़्यादा निगलेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, ये एक ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल है जिसका इफेक्ट बहुत बुरा जाता है। अब आप खुद सोचें, एक निगलेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल किसी पेरेंट का है, और हम जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि बच्चे फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है, जब आपके 5 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे होते हैं, आप नहीं टाइम दे पाते हर किसी को अलग अलग, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। आप बच्चे से पूछते ही नहीं कि पूरा दिन कैसा रहा है, क्या हुआ है, अच्छा वो सही था, ये गलत था। सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बच्चों की जिंदगी में, हम तभी तो वो सही गलत की वजह से वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो आगे जाके उनके लिए ये चीज़ जो है समझना बहुत मुश्किल होती है कि अगर मैं ये तोड़ रहा हूँ चीज़, या मैं किसी के सर पे कोई चीज़ मार रहा हूँ, अगर मैं बिल्ली को उठा के फेंक रहा हूँ तो तकलीफ हो रही है। तकलीफ का कॉन्सेप्ट उनको नहीं आता, क्या सही है क्या गलत है, ये डेवलप करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अपने बच्चों को टाइम देना, उनकी इमोशनल नीड्स को समझना, उनके जज्बात को, उनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंडक्ट डिसऑर्डर और डिस्ट्रप्टिव और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं कि पेरेंट्स बहुत तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो लॉ के एंटी सोशल बिहेवियर आ जाता है बच्चों का, मतलब सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो समटाइम्स पुलिस केस हो जाते हैं बच्चों पे, चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स निगलेक्टफुल का बहुत ज़्यादा जो है वो एक इफेक्ट देखा गया है, मेजर इफेक्ट देखा गया है बच्चों पे। ठीक है। अच्छा मिस हमारा, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन हमें ये बताइएगा, बाज़ों का पेरेंट्स जो होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि वो अपने बच्चे पे पूरी तवज्जो दे रहे हैं, वो उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, वो उससे उसके प्रॉब्लम जो हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बच्चे में ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ख़ास तौर पर बच्चे वो जो एक एडिक्शन वाले जो चीज़ है वो वाले सिम्टम्स आते हैं। बच्चों को कोई फ्रेगरेंस होती है जो वो सम टाइम वो लिक भी कर रहे होते हैं चीज़ें, हम बावजूद इसके कि उनको बताया जाता है सेंसिबल बच्चे होते हैं, लेकिन चीज़ों को लिक भी कर रहे होते हैं, हार्मफुल चीज़ों को लिक भी कर रहे होते हैं, उनको स्मेल भी कर रहे होते हैं और फुल टाइम कर रहे होते हैं। तो इसमें इसकी क्या वजह है? क्या ये कोई जब हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स में सिर्फ एक वालिदा नहीं आती, वालिद भी आती हैं। तो ये चीज़ भी देखी गई है कि जो एडिक्शन वाला पार्ट है ना, खाली सिर्फ इस पेरेंटिंग स्टाइल से नहीं आता। मदर अवेलेबल है प्रॉपर पूरा टाइम, सही, पर वालिद में अल्कोहल या कोई ड्रग लेने की आदत है, तो बच्चा वहाँ से सीख रहा है, वहाँ से लर्न कर रहा है। फादर स्मोकिंग कर रहे हैं, फादर को एडिक्शन है, स्मोकिंग एडिक्शन की अगर हम कंसीडर करें कि एडिक्शन है फादर को स्मोकिंग की, या वो चेन स्मोकर है, तो बच्चा वो सीखता है, वो देखता है। अब चाहे उसकी इमोशनल नीड्स वालिदा पूरी कर रहे हैं। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट्स का वर्ड ठीक है एक नहीं है कभी भी, ठीक है, और ना ही हम वालिदा को ब्लेम कर सकते हैं। क्या ऐसे बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकता है जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं? डिपेंड करता है कि बच्चे के दिमाग में, मैंने आपको कहा था ना, सवाल बहुत आते हैं। सही। सिंगल पेरेंट्स भी बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट पेरेंट्स की तरह
जो हमने बात की थी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को जब वो लेके चलते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपके फादर या फिजिकली प्रेजेंट आपके पास नहीं है, तो आपको महसूस होगी उनकी कमी। तो उसके हवाले से आपको जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है आप मुझसे डिस्कस करें, आप मुझसे पूछें, आपको ये चीज़ फील होगी। पता है जब बच्चे को एक तकलीफ हम एक्नॉलेज कर देंगे ना तो वही बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको क्या कहा था कि निगलेक्टफुल में हम बच्चे की तकलीफ़ को एक्नॉलेज ही नहीं करते कि आपको दर्द महसूस हुआ है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको तकलीफ़ हुई है। तो जब हम ये महसूस करना बच्चे को सिखाते नहीं हैं तो वो आगे भी महसूस नहीं कर पाता। तो वो जो इमोशंस की बात होती है, इमोशनल रेगुलेशन, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि बच्चे के दिमाग में और दिल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको क्या करना है, बच्चे से बात करनी है, निकलवाना है कि आप इस बारे में तकलीफ़ महसूस कर सकते हो बेटा, आप ये कमी महसूस कर सकते हो, पर आगे जाके आपको ये चीज़ें मिलेंगी अगर आप ऐसे करेंगे, आप ये करेंगे। बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना आना चाहिए वालिदैन को, अगर सिंगल पेरेंट है या वर्किंग पेरेंट है। बहुत सारे वर्किंग पेरेंट अपने बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे बात करते हैं, उनकी तवज्जो लेते हैं। आप बच्चों को ये बताएं कि आप महसूस कर रही हैं, तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, बच्चा एक्सप्रेस करे अपने। मैंने जब फर्स्ट हमने बात की थी कि अपने जज्बात, एहसासात को समझना, बच्चे को सिखाना कि आप महसूस कर सकते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है। गुस्सा आना कोई गलत चीज़ नहीं है, गुस्सा आ सकता है, इट्स नेचुरल। पर गुस्से को कैसे निकाला जाएगा, उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ये हम बच्चे को सिखाते हैं। तो ये क्या आता है, इमोशनल रेगुलेशन वाली बात हो जाती है कि बच्चे को अपना गुस्सा, अपनी खुशी रेगुलेट करना आना चाहिए। ये ना हो कि वो खुशी में किसी को तंग कर रहा है, या ना वो गुस्से में किसी को तंग कर रहा है। आपकी ज़ात से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। हम जब गुस्सा की बात कर रहे हैं मिस हमारा, तो मेरा ख्याल है कि जो मेडिकली भी ये बात जो बहुत बेहतर है, एक नॉर्मल इंसान को ही गुस्सा आता है, और वो गुस्सा आना और उसको एक्सप्रेस करना जो है वो इमोशनली आपको बेहतर फील करवाता है। अगर आप गुस्सा करते रहते हैं और अंदर ही अंदर उसको आप एक उसको बढ़ाते रहते हैं तो फाइनली जो एक स्टेज आती है वो ब्रेन हेमरेज और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ों की तरफ ले जाता है। तो गुस्सा करना जो है वो एक अच्छी बात है, लेकिन लिमिट्स में रह के उसको आप एक्सप्रेस करें। जो आप लिमिट्स की बात कर रहे हैं वही बात होती है कि इमोशनल रेगुलेशन होता है ना, कि आपके पास गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या है, एक इमोशन है ना, एक जज्बात है, तो उसे निकालना, और उसे निकालना किस तरह से है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि लोग गुस्सा पी जाते हैं, पीते हैं। जब आप एक बलून में एक उससे ज़्यादा हवा भर लें, उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा, तो वो बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होके वो नुकसान आपके ही मुंह को देता है कि वो यहीं पे ही बर्स्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं तकलीफ होती है आपको उसके, तो वो बर्स्ट होने से पहले आपको रेगुलेट करना आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। सही। अच्छा, आपने जो पिछला एक सवाल किया, उस सवाल से रिलेटेड मैं आगे एक और आपको जवाब दूं कि जो हम कहते हैं कि सूंघना और ये लिक करना, तो ये एक अलग डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी चला जाता है। ठीक है, ये एडिक्शन तो होती है, बट अगर आप कोई ऐसी चीज़ को लिक कर रहे हो, खा रहे हो जो कि नॉन एडिबल है, तो वो एक अलग मेंटल डिसऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। अगर इतना प्रोमिनेंट है और इतना आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो वो एक दूसरी चीज़ में जाता है। यहाँ जो हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात कर रहे हैं उससे ये चीज़ थोड़ी सी हटके है कि, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल है तो लाजमी बच्चा एडिक्शन की तरफ जाएगा। बच्चा और दूसरे ऑड बिहेवियर्स में चला जाएगा, कंडक्ट वाले बिहेवियर्स जो होते हैं, गुस्से वाले, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि चोरी और चलाना, तंग करना लोगों को, ये वाले बिहेवियर्स में भी चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमने 3 पेरेंटिंग स्टाइल की बात की है अभी तक, जो कि एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आ रहा होता है बच्चों की पर्सनैलिटी पे, उनकी शख्सियत पे, मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होता है। इन तीनों में क्या होता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। हर पेरेंटिंग स्टाइल की अपने लिहाज से होती है। जैसे इमोशनल इनस्टेबिलिटी, अगर हम रीसेंट वाले जो हमने बात की है नेग्लेक्टफुल की, उसमें क्या होता है कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रही है गुस्सा क्या है, उसको रेगुलेट कैसे करना है, दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक इमोशनल इनकन्सिस्टेंसी होती है। अगर हम बात करते हैं कि परमिसिव की, फराग दिली वाले पेरेंटिंग स्टाइल की, उसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो
ये नहीं, इमोशनली ये नहीं समझ पा रहा होता कि दूसरे का भी टाइम है, मुझे दूसरे के बोलने से पहले मैं जवाब दे दूँ या इतना इम्पल्सिवली रिएक्ट करूँ या मुझे अटेंशन चाहिए, तो वो एक मुझे अटेंशन चाहिए तो वो एंगर इश्यूज ज़्यादा आते हैं, गुस्सा और चीज़ें तोड़ना, आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्या होता है, इसमें भी इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। जो सबसे पहले हमने बात की उसकी भी, कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप में, मतलब जो आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसमें उनके लिए जाना और उसको स्टेबल करना, स्टेबल मतलब उसे कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। आ रही होती हैं पर वो बताते ही नहीं है कि आपको सामने वाले इंसान से कितनी मोहब्बत है या कितनी अफेक्शन है, आप सामने वाले इंसान का कितना ख्याल रखते हैं, क्या तो जिसकी वजह से क्लैशेस आ जाते हैं। जी, क्या आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करे या आप उसके लिए करना चाहते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन, और फिर दूसरा कि नीड्स, इमोशंस को नहीं समझ पाते, ना ही आप उसे एक्सप्रेस कर पाते, तो आपके इमोशंस क्या होते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, ढक जाते हैं, छुप जाते हैं। आप दूसरे को भी नहीं बता पाते कि आप उसका कितना ख्याल रख रहे हैं या आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, आप इजहार नहीं कर पाते किसी भी जज्बात का। अब हम बात करते हैं चौथे पेरेंटिंग स्टाइल की। अभी हमने उनकी बात की थी जिनका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जो है वो चौथा पेरेंटिंग स्टाइल ये है कि आपका अथॉरिटेटिव वाला, मतलब कि आप बच्चे को एक प्रॉपर कम्युनिकेशन वे प्रोवाइड करते हैं, जिसका हमने कहा था कि ये एक पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है वाला, जो एक एजुकेटेड लोग हैं जिनको एक प्रॉपर पेरेंटिंग स्टाइल मिला है, जिन्होंने अपने माँ बाप को प्रॉपर एक देखा है कि किस तरह उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी बनाई है, और वो समझते हैं कि अब वो सोसाइटी में सक्सेसफुल है। और दूसरा ये है कि कुछ इस तरह के भी हैं कि उन्होंने देखा है मेरे वालिदैन ने ये किया था, मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी उनमें आती है। दो तरह का, एक तो आपने बता दिया, एक मैंने कहा चले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छी बात है, आपने क्लियर कर दिया कि ऐसा भी पॉसिबल होता है। अगर आप अपना माइंड यूज करेंगे तो आपको पता होगा, अच्छा यहाँ कमी रह गई थी, हमें अपने बच्चों को ये कमी नहीं देनी है, हमें उनके लिए चीजें प्रोवाइड करना है, या हमारे वालिदैन ने हमें ज्यादा प्रोवाइड कर दी थी, तो हम थोड़ा लिमिट्स और वो बाउंड्रीज फॉर्म करके अपने बच्चे को देंगे, ताकि उसमें एक पेशेंस, समझदार और हकीकी जो सुलझे हुए माँ बाप होते हैं, जिनको पता होता है उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करनी है, तो वो हमारे पास है अथॉरिटेटिव। तो उसका इफेक्ट ये आता है कि एक सिक्योर अटैचमेंट फॉर्म होती है बच्चे की अपने वालिदैन के साथ। सबसे पहले जब वो बच्चे की वालिदैन के साथ होगी तो वो बाकी दुनिया के साथ कर सकेगा एक सिक्योर। तो इसमें क्या इफेक्ट आते हैं कि बच्चा बहुत खुश होता है अपनी एडल्ट लाइफ में, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है इन बच्चों की, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और इनकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी होती है। और दूसरा ये होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये असर्टिव होते हैं। असर्टिव होने का मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि असर्टिव होना कि अगर एक बच्चा फील कर रहा है कि मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर सकता या मेरा भी यहाँ पे काम है, मैं दूसरे का काम नहीं कर सकता, तो हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत होता है कि हम किसी को ना नहीं बोल पाते कि सामने वाला इंसान जो है वो हर्ट हो जाएगा। तो इन बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि मैंने ना बोलनी है तो मैंने किस तरह से बोलनी है। एक असर्टिवली वो अपनी बात को भी कम्युनिकेट करते हैं, अपनी चीज़ों को भी समझते हैं और सामने वाले के एहसासात को समझते हुए उनको जवाब देते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है इन लोगों में। इनको पता होता है इस टाइम पे मैं जो हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया है कि गुस्से को रेगुलेट कैसे करना है, या गुस्सा आना गलत चीज़ नहीं है, गुस्से को निकालना गलत और सही है, एप्रोप्रिएट है और इनएप्रोप्रिएट है। तो जो एप्रोप्रिएट तरीका है मुझे उसमें निकालना चाहिए। में भी ये बच्चे राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या इनके अपने कोपिंग स्टाइल जो होते हैं, कोपिंग स्टाइल का मतलब ये होता है कि उनको पता है मेरे पास स्ट्रेस आया है तो मैं अगर सो के एक ब्रेक लेके उठूँगा तो मेरी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। मेरा डिसीजन मेकिंग पावर जो मेरे पास है वो अभी इस स्ट्रेसर की वजह से कम हो गया, तो ये सोने के बाद बेहतर हो जाएगा। मतलब आपके पास एक मैकेनिज्म है, एक स्किल है, या कोई और मुझे पता है कोई दूसरा कोई उनके पास वे होता है कि हाँ मैं स्विमिंग कर लेंगे, पेंटिंग कर लूँ, म्यूजिक सुन लूंगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। या म्यूजिक वाली एग्जांपल काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं 18-19 के बाद कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, मैं गाने सुन के फिर वापस आऊँगा तो फिर इस चीज़। लेकिन छोटे बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो छोटे बच्चों में जो है वो म्यूजिक वगैरह की तरफ जाने की इतनी सेंस नहीं होती, तो
तो हम उनको पेंटिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, हम उन्हें बलून एक्टिविटी करवा सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चे को करवा सकते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं इनकी बहुत एक सिक्योर और इनकी स्टेबिलिटी होती है एक रिलेशनशिप में, ये बनाते भी हैं लोगों से रिश्ते और उसे कायम भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर होती है, इनको पता होता है कि मैंने किस जगह पे हाँ बोलनी है, किस जगह पे ना बोलनी है। मेरी जो सेल्फ है या मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी ग्रुप में रह के हर्ट हो रहा है या मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा है, जैसे लोग बुली कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि ये चीज़ मेरी ज़ात पर मुझे इफेक्ट कर रही है, तो वो उससे कोई ना कोई एक एप्रोप्रिएट वे निकालते हैं वहाँ से निकलने का। या तो उसे रेगुलेट कर सकते हैं या उस वहाँ से वो ढूंढ लेते हैं कि अच्छा अब ये नहीं तो ये वाला तो मैं करूँगा, मैं इस ग्रुप से निकल के दूसरे ग्रुप में चला जाऊँगा, या मैं जो हूँ ये वाली चीज़ छोड़ के यहाँ पे चला जाऊँगा। तो ये क्या होता है, एक सिक्योर अटैचमेंट फॉर्म होती है। तो अभी तक की जितनी भी डिस्कशन थी पिछले एपिसोड की, इस एपिसोड की, सो हमने यही कंक्लूड किया और रिसर्चर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि जिनका स्टाइल, जिन पेरेंट्स का स्टाइल अथॉरिटेटिव होता है, वो बच्चे आगे अडल्टहुड में जो उनकी पर्सनालिटी फॉर्म होती है वो बहुत बेहतर तरीके से होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है। उनको अपनी हर चीज़ को रेगुलेट, इमोशंस को रेगुलेट करना आना होता है। उनको पता होता है कि मेरे पास कितनी सलाहियतें हैं, मेरे पास क्या कैपेसिटी है, मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या नहीं सीख सकता, क्या मेरी रेंज से बाहर है तो मैं नहीं कर सकता और मैं आराम से ना बोल भी सकता हूँ इस चीज़ पे। और अगर मैं ना बोल दूंगा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही है। उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता होती हैं। 18, 19, 20, 18 के बाद जब हम बात करते हैं ना तो पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है, उस टाइम पे। तो आप लोगों से मिल रहे होते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, एक प्रोफेशन सेलेक्ट करने की तरफ जा रहे होते हैं। वो कोर्सेज होते हैं ना कि मैंने इस फील्ड में जाना है, मैंने इस फील्ड में जाना है, ये वाली चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो इस टाइम पे बच्चों की क्या डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। 18 से पहले चीज़ें डालते रहते हैं कि आपको ये करना है, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, क्यों कहते हैं कि बच्चों की ये 16, 17, 12 वाली लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनको टाइम देना, उनको समझना, उनको सही गलत का फर्क बताना, क्योंकि 18 के बाद तो आप उनको छोड़ेंगे, एक दुनिया में निकालेंगे, आपको बाहर निकालना है, यूनिवर्सिटी के लिए निकालना है, कॉलेज के लिए निकालना है। कुछ लोग, अब कुछ पेरेंट्स अफोर्डिंग नहीं होते हैं तो वो बच्चों को जॉब्स के लिए निकालते हैं, किसी स्किल के लिए निकालते हैं कि आप फला उस पे मेडिसिन की शॉप पे जाके थोड़ा शुरू करो, अर्न करना शुरू करो, आपको पता लगे कमाते कैसे। प्रैक्टिकल लाइफ जो है 18 के बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग और आपके इमोशनल रेगुलेट होना, मतलब आपके इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आपको कोई भी चीज़ हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है। आपको खुद बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, आपको बहुत सारे डिसीजन अपने पेरेंट्स के बगैर लेने होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, आपके डिसीजन लेने की सलाहियत होनी चाहिए कि मैं ये फैसला कर रहा हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ, कुछ अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। और अगर कुछ फैसले गलत हो भी जाते हैं तो ये उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि मेरा किया हुआ हर फैसला सही हो। बिल्कुल सही। इंसान है, गलती होती है, गलती को एक्सेप्ट करें और गलती करके ही इंसान सीखता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, बट उसके बाद आप सीख जाते हैं मिस्टेक्स करने से। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। आपने मुझे एक और क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एज इरा है वो स्टार्ट होता है 18 के बाद। बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। माँ बाप ने 18 साल तक आपकी तरबियत की है, ठीक है, आपको अच्छा बुरा हर एक चीज़ सिखाई है। अब आप फिर बाहर निकले हैं, फिर आपने मिस्टेक्स शुरू कर दी हैं। उस मौका पर जब बच्चे से मिस्टेक होती है, बच्चे को नुकसान होता है, उस मौका पर ज़रा चंद लफ्ज़ों में हमें बताइएगा पेरेंट्स को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। पेरेंट्स को यही, जैसे ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज ना हो, यही मैंने बात की कि गलती इंसान करते हैं, समटाइम्स वालिदैन गलती करते हैं। तो क्या होता है, गलती की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हम अपने बच्चे को यही एक्सेप्टेंस दिलाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा किया, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि वालिदैन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अब तुम बड़े हो गए हो, ये गलती तुमसे कैसे हुई। बिल्कुल, ठीक है। तो वो बच्चा क्या जाता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने दिया हुआ होता है बच्चे
को वो ख़त्म हो जाता है, वो गिर जाता है, वो टूट जाता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? पहले घर से मिलता है, फिर टीचर से मिलता है, फिर आपके फ्रेंड से आपको मिलता है। तो क्या होता है, जब आप ही वहाँ से कॉन्फिडेंस बच्चे का लूज कर देंगे कि ये तुमने गलती की तो की कैसे? गलती बच्चों से होती है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर 25-27 में तो वो कोई डिसीजन गलत नहीं ले सकता, वो ले सकता है। गलती इंसान से होती है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों को उस टाइम पे ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस गलती को एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट टाइम जब आप इसी टाइप का कोई डिसीजन लेने लगे तो एक बार लाजमी सोचिएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि अभी एज अ पेरेंट आपको फेस नहीं करना पड़ा। आप बच्चे को ये बताएं कि ये जो गलती की है इसमें नुकसान हमारा नहीं है बेटा, आपका नुकसान हो रहा है, आप महसूस कर रहे हो इस तरह से, आप तकलीफ और ये आइंदा जिंदगी में आपके लिए मजीद, अगर आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो मजीद नुकसान होगा। तो आगे आपको खुद सोचना है कि ये आप अफोर्ड कर सकते हो इतना नुकसान आगे जाके या नहीं कर सकते। तो ये कुछ चंद कॉमन चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन यहाँ केटर हो गया होगा। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की। हमें आप ये बताइएगा मिस हमारा कि एक जो बच्चे की आइडियल शख्सियत बनती है वो किस तरह से बच्चे की तरबियत करनी चाहिए, कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो जो एक मुस्तनद वाला पेरेंट्स वाला जो एक स्टाइल है वो बहुत बेहतर है, लेकिन एक आइडियल पर्सनैलिटी बनाने के लिए किस तरह से बच्चों की तरबियत करना चाहिए। अच्छा, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडियल पर्सनैलिटी क्या है। आइडियल, सबसे पहले तो आइडियल समझना ज़रूरी है कि वालिदैन के लिए आइडियल क्या है। ठीक है, सही। पहली चीज़ कि आप आइडियल कह किसको रहे हो, आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, सही, आपका बच्चा इंजीनियर बन जाए, ठीक है, या आपका बच्चा अगर फॉर एग्जांपल आपने उसे कोई दुकान खोल के दिया तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे उस चीज़ पे। क्या है आपके लिए आइडियल पर्सनालिटी? या तो फिर आइडियल पर्सनालिटी आपके लिए ये है कि आपका बच्चा सही और गलत में फ़र्क करे। बिल्कुल, आपके बच्चे को पता हो कि दूसरों के जज्बात क्या हैं, दूसरों के एहसासात क्या हैं, मेरे जज्बात क्या हैं, मेरे एहसासात क्या हैं। एक क्लियर कट बाउंड्री। आपका बच्चे का खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है या आपके बच्चे के प्रोफेशन और आपकी दी हुई जिम्मेदारियां, सोशल स्टेटस जो आपको आपका बच्चा बना के दे रहा है वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आइडियल पर्सनालिटी में वालिदैन के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। बिल्कुल, ठीक है। आजकल आप देख रही हैं कि हमारी सोसाइटी में कितने म्यूजिशियंस कम हो गए हैं, आर्टिस्ट कहाँ हैं हमारे पास? नहीं है। कोई है आबदा परवीन जैसा, सही, कोई है राहत फ़तेह अली ख़ान जैसा, कोई है नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसा। आर्टिस्ट नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सही। कोई बाबर आजम जैसा क्रिकेटर है हमारे पास, अब नहीं आ रहा, नहीं है। क्यों? क्योंकि वालिदैन प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो बैट तोड़ देते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ देते हैं। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें CA करना है, तुम्हें CSS करना है। मतलब हर कोई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाता। बिल्कुल, आपको अपने बच्चों की सलाहियतों को समझना, देखना कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, और फिर आप अपने बच्चे को वही बात है कि एक स्पेस देंगे कि बेटा ये आप कर सकते हो जो मुझे आप में पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अब आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बताओ। अच्छा ठीक है, दूसरा तरीका ये तो कि आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत आगे पढ़ाई में जा सकता है और उसे शौक़ है किसी म्यूज़िक का या किसी क्रिकेट का या किसी भी आर्ट का, कोई भी आर्ट का शौक़ है बच्चे को, तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो बेटा, साथ साथ ये आपका एक एडिशनल शौक़ है, हम इसे लेके कंटिन्यू करेंगे, हम इस पे भी काम करेंगे। आप बच्चे को म्यूज़िक क्लासेस दिलवाएं, आप बच्चे के अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में, किसी भी चीज़ में एकेडमी ज्वाइन करवाएं। आपको पता है पाकिस्तान में हमारे पास म्यूज़िकल वो नहीं है, हमारी कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पे बच्चे को म्यूज़िक सिखाया जाए, तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो ये एक सोसाइटी ने नॉर्म्स फॉर्म किए हुए हैं कि ये नहीं है तो बस डॉक्टर इंजीनियर ही है, तो आप बच्चे को ये वाली चीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी मिस हमारे यहाँ जो कुछ इस तरह की जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के चेंजेस किए। उन्होंने कहा है कि जो म्यूज़िक की एजुकेशन है वो स्कूल्स में लाजमी करार दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है। बिल्कुल, इससे बच्चे की अपनी फीलिंग, क्योंकि हम कहते हैं मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, म्यूज़िक जो है वो आपके कैथारसिस का ज़रिया है। तो जो मुआशरे में एक हद से बढ़ा हुआ डिप्रेशन था, शायद वो भी
कहीं आगे चल के हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम हो जाएगा। जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो ये कि एक म्यूज़िक से आपको सूदिंग और एक कामिंग इफेक्ट मिल रहा होता है, तो उससे ये होता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, ये चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं। तो स्कूल में ऐसी चीज़ों को इनकलकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब स्कूल वाले प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स को उनको एक्सेप्ट करना होगा और फिर आगे उसे प्रमोट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो होते रहने चाहिए, जिस तरह कोक स्टूडियो और इस तरह के गुज़श्ता टाइम में कुछ और इस तरह के प्रोग्राम्स जो थे वो यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए कुछ किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक यंगस्टर की पर्सनालिटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि एक जो नौजवान है वो अपने जो उसकी सोच है वो दुनिया के सामने ला सके। हमने मिस हमारा बहुत सारी बातें की हैं, हमने आइडियल पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी में भी ये है कि हम बच्चे का ये देखते हैं कि बच्चे को सही गलत में फ़र्क आना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बच्चे के लोगों से इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, एक सोशल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जज्बात को समझने की सलाहियतें होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक ये आइडियल पर्सनालिटी है। आप बच्चे की स्टडीज़ पे फोकस करो, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। उस टाइम पे बच्चे को नहीं पता होता, बट सिर्फ ये है कि उसके जो दूसरे शौक हैं हम उनको नहीं ख़त्म करें, उनको भी आगे लेके जाएं, ताकि उनके पास एक रिसोर्स हो, कोपिंग मैकेनिज्म हो कि अगर ये नहीं हुआ तो ये तो हो सकता है ना, ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं की तो ये वाली चीज़ तो डेफिनेटली मेरे लिए काम करेगी। अपने बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को आइडेंटिफाई करें। स्ट्रेंथ जो बच्चे की काबिलियत है, जो सलाहियत है, और वीकनेसेस जो बच्चे की कमज़ोरी है। इससे क्या होता है कि जब आप बच्चे की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि ये बच्चे की काबिलियत है, फिर आप बच्चे की वीकनेस पे काम करते हैं, बेहतर तौर पे गाइड भी कर सकते हैं। फिर आप उसकी जो कमज़ोरियाँ आप कहते हो कि इसमें थोड़ा सा बेटा मुझे लगता है कि ये वीक है, हम इस पे काम करेंगे, अब हम मिल के काम करेंगे अब। और देखें आपके पास ये चीज़ें भी तो हैं, आप ये स्ट्रेंथ भी तो है ना आपके पास, तो कोई बात नहीं, हर इंसान में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, हम इनको मैनेज करके चलेंगे, हम इनको साथ लेके चलेंगे। तो ये पेरेंट्स के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसी से आप एक आइडियल पर्सनालिटी बच्चे की फॉर्म कर सकते हैं। मिस हमारा बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारी मालूमाती बातें हमने सीखी। अगर हम बात करें इन 2 एपिसोड के कंक्लूजन की, तो शायद मैं ये कह सकती हूँ कि माँ बाप का किरदार जो है, माँ बाप के बच्चों के साथ अटैचमेंट और एक बेहतर अटैचमेंट जो है वो जब तक आपका बच्चा आप इस दुनिया में उसके साथ हैं उस वक्त तक आपको उसके साथ आपका रिलेशन जो है वो बना रहना चाहिए, वो आपका कांटेक्ट उसके साथ हर वक्त होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो टीनेज से ऊपर चले जाते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, वहाँ पे भी क्योंकि इंसान है तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में होती हैं, बहुत सी चीज़ें उनको आपसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, माँ बाप से उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आज जो एक परेशानी यहाँ पे माँ बाप को लाहक होती है वो ये होती है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, वक्त बदल चुका होता है। आपके बच्चे जिस एज के साथ आप अपने बच्चे को कंपैरिजन करते हैं वो 20 साल पीछे का दौर था, वो 25 साल 22 साल 18 साल पहले का दौर था। 18 साल पहले की दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत फ़र्क है, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चल रही है। तो माँ बाप को ये बातें समझनी चाहिए कि उनका दौर और आज का दौर, आपके बच्चे का दौर जो है वो मुख्तलिफ दौर है, उस दौर के मुताबिक आपके बच्चे को चलना है। आप वो सारा कुछ अपने बच्चे पे लागू नहीं कर सकते जो आपने किया, जो पाबंदियां आप पे थी वही सेम एज इट इज़ पाबंदियां आप अपने बच्चे पे नहीं लगा सकते। तो ये कि जो आपने बहुत ये अच्छा कंक्लूड किया कि जो टेक्नोलॉजीज अब आ गई हैं वो पहले नहीं थी। तो अब जितना बच्चा आपका शार्प है ना, पेरेंट्स को उससे 4 हाथ आगे शार्प होना पड़ेगा उनको डील करने के लिए। आप ही कहते हैं ना बच्चा सुन रहा नहीं है, बच्चा समझ रहा नहीं है, आपको उसे समझाने के लिए, उसे समझने के लिए, इवन समझाना तो बहुत आगे का स्टेप है, उसे समझने के लिए उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। आपको उससे 4 हाथ आगे सोचना पड़ेगा और स्टेप ऊपर सोचना पड़ेगा कि ये अब का दौर है, ये अब का टाइम है। तो पेरेंट्स का एक्टिव होना,
शार्प होना, माइंडफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में। जो आजकल के बच्चे, अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें, जिन पेरेंट्स के बच्चे 5 से 6 साल की एज में हैं और 3-4 साल के बच्चे, आप यकीन करें वो पूरी दुनिया को गोल गोल घुमा देते हैं। बिल्कुल। बच्चों के पास जो है वो बहुत सारे गैजेट्स हैं और उनकी जो तरबियत है, मैं तो कहती हूँ ज़्यादातर फ़ोन के थ्रू, बिल्कुल टैबलेट्स के थ्रू ज़्यादा रहती है। मीडिया हमारे बच्चों की जो है वो तरबियत कर रहा है। आजकल की पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किसी और लेवल का है, वो वाले लेवल के बच्चे आजकल नहीं हैं। बिल्कुल। एक छोटी सी बात कहूँगी, जो माँ बाप इस खुशफहमी में मुब्तला होते जा रहे हैं, अच्छा अब हमारे बच्चे बड़े हो गए प्रैक्टिकल लाइफ में, अब हम रिटायर हो जाएंगे, तो उनके लिए एक बुरी खबर है कि माँ बाप के रिटायरमेंट का कोई दौर नहीं होता। ऐसा ही है ना, क्योंकि आज की हमने जो हमारी सारी डिस्कशन है उसमें हमने यही जाना है, आपके बच्चे को हर एक स्टेप में, ज़िंदगी के हर कदम पे आपकी ज़रूरत है। वो सक्सेसफुल हो के आया है तो भी उसे आपकी ज़रूरत है ताकि आप उसको अप्रिशिएट करें। उसकी ज़िंदगी में कोई फेलियर आया है तो भी उसे आपकी ज़रूरत है ताकि आप उसको आगे के लिए मोटिवेट करें। उसको, बच्चे को अपने को हुक्म मत दें, उसको डिग्रेड मत करें। ज़िंदगी ऐसी ही है। ज़िंदगी आपके लिए माँ बाप होते हुए आसान नहीं है, बच्चे के लिए आसान कैसे हो सकती है। अपना और अपने बच्चों का हर वक्त ख्याल रखें, उनको ओवर शैडो मत करें, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक दें। उनका ख्याल रखें लेकिन उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको दें। आप यकीनन उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं, आपकी ज़िंदगियाँ उन्हीं के लिए हैं, लेकिन अगर आपके एक्स्ट्रा प्यार से उनकी ज़िंदगियाँ बिगड़ गई, उनके लिए परेशानियाँ क्रिएट हो गई, तब आप क्या करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिस हमारा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूवर्स के लिए आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हमें बताई। आई होप कि ये सारी बातें जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में, उनके बच्चों की ज़िंदगी में कामयाबी और खुशियाँ लाएंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.